Hello everyone, welcome to my channel Science of Life. I am Namrata Mishra and here you will find biology made simple, clear and exam ready. This channel is especially for school students, nursing students and anyone preparing for exam like boards, NEET and nursing entrance. I will share easy explanations, diagrams and quick revision to help you study smarter. We will cover biology from basic to advanced, cells, immunity, health topics and more step by step in very simple way. In today's lecture, we start chapter 7th, class of 12th, that is human health and disease. Let's start. What is the health? If we find out the meaning of health, तो health can be defined as a state of complete physical, mental, social and spiritual well-being, which means हम हेल्थ को सिर्फ ऐसे आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं कि किसी ह्यूमन बीइंग में डिसीज़ अपसेंट है तो उस कंडीशन को हम बोल दें कि वो हेल्दी नहीं है। हेल्दी के लिए हमने एक पैरामीटर डिज़ाइन किया है जिसमें किसी को भी हम हेल्दी अगर बोल रहे हैं तो उसके लिए हमारे पास कुछ क्राइटेरिया होने चाहिए। एज लाइक हेल्थ के लिए हम डिफ़ाइन करते हैं फर्स्टली फिज़िकल कंप्लीटनेस, मतलब फिज़िकली वो फिट होना चाहिए, उसकी फ़िज़िकल एबिलिटी जो है वो हमारे पास होनी चाहिए, तभी हम किसी को हेल्दी बोल सकते हैं। सेकंड क्राइटेरिया हमारा होता है मेंटली वो स्टेबल होना चाहिए। मेंटली स्टेबल का मतलब होता है कि जो ह्यूमन बीइंग है वो अपनी चीज़ों को मेंटली चीज़ों को बैलेंस कर पाए, जैसे कि वर्क लाइफ को अपने, पर्सनल लाइफ को अपने एंड स्ट्रेस। हमें पता है कि हर स्टूडेंट के या हर ह्यूमन बीइंग की लाइफ में स्ट्रेस होता है, जैसे कि आप लोगों को पेपर टाइम पे स्ट्रेस होता है, तो स्ट्रेस से कॉपी करने की मैकेनिज्म अलग अलग होती है, मतलब आप उससे बाहर कैसे आते हैं, तो उसकी वो चीज़ें मेंटल एबिलिटी पे डिपेंड करती हैं। अगर कोई ह्यूमन बीइंग मेंटली फिट है तो वो किसी भी प्रॉब्लम से ईजिली निकल आता है, बट अगर वो मेंटली हेल्दी नहीं होता है तो उन चीज़ों से वो नहीं निकल पाता है। एंड लास्ट वन इज द सोशल वेलबींग, मतलब सोशली लोगों के साथ उसका कैसा रिलेशनशिप है, सोसाइटी में वो कैसे बातचीत करता है, इससे भी आप उसके हेल्थ को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बात करें हम इसमें तो ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज़ की, तो ये टॉपिक हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पर्पस से, जिसमें हम डील करते हैं कि ह्यूमन हेल्थ क्या है एंड डिसीज़ क्या है। तो ये तो हमने बात की हेल्थ के बारे में। अगर हम बात करें एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, तो बहुत पहले जब आयुर्वेदा सिस्टम था इंडिया में, तो उस टाइम ने हिपोक्रेट्स जो थे उन्होंने हेल्थ को कंसीडर किया था, जो अभी मैंने डेफिनेशन बताई कि स्टेट ऑफ बॉडी एंड माइंड वेयर देयर वाज ए बैलेंस ऑफ सर्टेन ह्यूमर्स मीन्स बॉडी फ्लूइड। मतलब उन्होंने सिर्फ दो चीज़ों को इंक्लूड किया था, बॉडी एंड माइंड को, जो आयुर्वेदा सिस्टम के टाइम के हिपोक्रेट्स थे उन्होंने, बहुत पुरानी बात है ये, उन्होंने कहा था कि बॉडी में जो कुछ बैलेंस होता है हमारे माइंड एंड बॉडी का, उसी के दोनों के बीच के बैलेंस से ही हम डिसाइड कर सकते हैं कि कोई ह्यूमन बीइंग जो है वो हेल्दी है या नहीं है। अब उस टाइम में कुछ ऐसा माना था कि ब्लैक बाइल होती है, तो उसके अकॉर्डिंग उन्होंने कहा था कि वो हॉट पर्सनालिटी होते हैं, मतलब उनमें उनका टेम्परेचर हमेशा हाई रहता है, वो उनको जो एंगर होता है उनके अंदर ज़्यादा होता है, तो ऐसा इन्होंने कहा था। इनकी जो हाइपोथेसिस थी हेल्थ के लिए, वो इन्होंने पर्सनैलिटी के बेस पे, हॉट पर्सनैलिटी ऐसे ब्लैक बाइल के बेस पे इन्होंने ये दिया था। एंड इन्होंने जब ब्लड सर्कुलेशन की डिस्कवरी हुई विलियम्स हार्वे ने किया, तो उस टाइम इनकी ये जो ब्लैक बाइल वाली थ्योरी थी वो थोड़ी वहाँ पे डिस्टर्ब हुई। तो यहाँ पे आपको ये सारी हिस्ट्री याद रखने की नीड नहीं है, यहाँ पे आपको सिर्फ इतना समझना है कि हेल्थ क्या है। तो WHO के अकॉर्डिंग जो यहाँ आपको दिया गया है, अकॉर्डिंग टू द WHO, आपको हेल्थ का डिफिनीशन याद रखना है कि हेल्थ इज़ ए कंप्लीट स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग एंड नॉट मियरली द अब्सेंस ऑफ डिसीज और इन्फॉर्मिटी। मीन्स हेल्थ एक ऐसी कंडीशन है जिसमें कोई भी ह्यूमन बीइंग फिजिकली, मेंटली एंड सोशली फिट होना चाहिए। हेल्थ का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि डिसीज़ नहीं है तो उसे हम हेल्दी बोलेंगे।
अगर चारों एस्पेक्ट से वो हेल्दी है तभी हम उसे हेल्दी पर्सन कंसीडर करते हैं। अब गुड हेल्थ जो होता है वो हमारे लिए लाता है प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी मीन्स आप कोई काम कर रहे हैं, अगर आप हेल्दी हैं तो आप अच्छे से कर पाएंगे, वो काम जो होगा प्रोडक्टिव होगा, आप हैप्पीली उन चीज़ों को कर पाएंगे। जो हेल्थ होता है वो मैटरनल या इन्फेंट मोर्टेलिटी को भी रिड्यूस करता है। मोर्टेलिटी मीन्स होती है डेथ रेट। तो अगर हेल्थ अच्छा होगा, हेल्थ के आउटकम्स अच्छे होंगे तो ऑफकोर्स डेथ रेट जो है वो कम हो जाएगी। अब अगर हम बात करें कि हेल्थ किन चीज़ों से अफेक्ट होता है, तो हेल्थ अफेक्ट होता है मेनली हमारे 3 चीज़ों से। फर्स्ट इसमें आता है हमारा जेनेटिक, मतलब जीन से। जैसे कोई बच्चा है तो उसके अंदर जो फर्स्ट उसका डेवलपमेंट होता है वो होता है जीन से। आप सभी को पता है कि जब वो मदर के यूट्रस में होता है तब उसकी फॉर्मेशन होती है। तो जो मदर एंड फादर के जीन से वो मिलके बना है, तो अगर उनमें कोई डिफेक्ट होता है तो उसके अंदर ऑफकोर्स हेल्थ उसका एबनॉर्मल हो सकता है। तो फर्स्ट फैक्टर इसका होता है हमारे पास जेनेटिक। सेकंड होता है इन्फेक्शन, मीन्स मे बी वो मदर की वूम से तो सेफली बाहर आ गया, बट जैसे ही वो आउटर वर्ल्ड में आया तो आउटर वर्ल्ड्स में हमें पता है बहुत सारे माइक्रोब्स हैं। तो अगर कोई भी पैथोजन जो कि डिसीज़ कॉज कर सकता है उसे अफेक्ट करता है तो भी उसकी हेल्थ जो है वो अल्टर्ड हो जाती है, मतलब वो बीमार हो सकता है। तो सेकंड हमारा होता है यहाँ पे इन्फेक्शन एंड थर्ड वन हमारा होता है लाइफ स्टाइल। इन्फेक्शन भी नहीं हुआ, जेनेटिक डिफेक्ट भी नहीं है, बट अगर लाइफ स्टाइल ही हमारी बैलेंस नहीं है, इफ़ेक्टिव नहीं है, तो उस कंडीशन में भी हमें डिसीज़ कंडीशन देखने को मिलती हैं। लाइफ स्टाइल में आपकी सारी हैबिट्स आती हैं, फूड हैबिट्स, वाटर, स्लीपिंग, रेस्ट, एक्सरसाइज, सारी चीज़ें जो आपके बॉडी के लिए हेल्पफुल होती हैं, सारे हैबिट्स आपके, अगर उनमें कोई भी आप डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं तो उसकी वजह से भी हेल्थ अफेक्ट होता है। तो हेल्थ के लिए आपको 3 क्राइटेरिया याद रखने हैं। फर्स्ट जेनेटिक, सेकंड इन्फेक्शन एंड थर्ड वन इज़ अ लाइफ स्टाइल। अब ये तो थी हमारी जो क्राइटेरिया है हमारे हेल्थ के लिए, मेनली जो हेल्थ को अफेक्ट करती हैं वो 3 हमारे फैक्टर्स थे। अब कुछ फैक्टर्स होते हैं जो गुड हेल्थ को मेंटेन करेंगे। तो फैक्टर्स जो आपने यहाँ देखे, तो आप जेनेटिक चीज़ों को तो मेंटेन नहीं कर सकते क्योंकि वो मदर के वूम में होता है, तो आप उसे नहीं कंट्रोल कर सकते। हाँ, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के थ्रू उसे मेंटेन किया जा सकता है, बट एज ए इंडिविजुअल या एज ए ह्यूमन बीइंग हम उसे मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। तो जो हम कर सकते हैं वो होती है हमारी बैलेंस डाइट, पर्सनल हाइजीन्स, रेगुलर एक्सरसाइज। इन सारी चीज़ों से आप एक हेल्दी लाइफ स्टाइल इंजॉय कर सकते हैं। मतलब आप एक बैलेंस डाइट लें। बैलेंस डाइट में आपकी कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, कैलोरीज जो हैं, विटामिन, कैल्शियम, सारी चीज़ें बैलेंस होनी चाहिए। परफॉर्मिंग रेगुलर योगा, अगर आप रेगुलरली योगा करते हैं तो उससे आपकी फिजिकल और मेंटल दोनों ही हेल्थ इम्प्रूव होती है। आप अवेयर रह सकते हैं कि डिफरेंट डिसीजेज जो होती हैं वो कैसे बॉडी के फंक्शंस पे आपको अफेक्ट करती हैं। एंड लास्ट वन होता है कि आप जो यूज़ करते हैं हाइजीन, आपके लिए हाइजीन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप पर्सनल हाइजीन मेंटेन नहीं करते हैं, एज लाइक आपने कोई डिसइंफेक्टेड चीज़ को टच किया, फिर आपने हैंड वॉश नहीं किया, आपने वैसे ही खाना खा लिया, तो मे बी जो उसमें माइक्रोब्स प्रेजेंट थे वो आपने इनटेक कर लिया, अब वो आपकी बॉडी में जाके हार्मफुल होंगे, तो वहाँ पे आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे एंड डिसीज फॉर्मेशन होगा। तो ये था आपका पूरा हेल्थ। हेल्थ एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें हम बात करते हैं कि हमारी बॉडी के किसी भी फंक्शन में डिस्टरबेंस होना को ही हम हेल्थ से डिस्प्रपोर्शन बोलेंगे। मतलब हेल्थ जो थी वो अपने डिग्री से अल्टर्ड हुई है। अब हेल्थ के 3 फैक्टर्स होते हैं जो अफेक्ट करते हैं हेल्थ को। जेनेटिक फैक्टर होता है, इन्फेक्शन एंड लाइफ स्टाइल। कैसे इसको मेंटेन कर सकते हैं हेल्थ को, तो हमारे जो हैंड्स में होता है कि हम हेल्थ को कैसे मेंटेन कर पाएँ, वो होती है बैलेंस डाइट, हमारी पर्सनल हाइजीन्स एंड हम अवेयर रहें डिसीज़ के बारे में, एंड एक्सरसाइज हम रेगुलर बेसिस पे करते रहें बैलेंस डाइट लेके। अब बात करें कि अगर हमारे एक या एक से ज़्यादा जो बॉडी के फंक्शंस ऑर्गन्स होते हैं उनके सभी के वर्क अलग अलग होते हैं, बट अगर वो अफेक्टेड हुए तो वहाँ पे हमें वेरियस सिम्टम्स देखने को मिलेंगे जो कि हमें बताता है कि हम हेल्दी नहीं हैं, हमारे पास कोई डिसीज़ हुई है। तो डिसीज़ के भी हमारे कुछ टाइप्स होते हैं। तो डिसीज़ की टाइप्स आपकी होती हैं मेनली 2। डिसीज़ की अगर बात करें, फर्स्टली हम जान लेते हैं कि डिसीज़ क्या होती है। तो डिसीज़ एक ऐसी कंडीशन होती है जहाँ पे हमारे यहाँ जैसे आपका दिया है व्हेन द फंक्शनिंग ऑफ वन, तो ये डिसीज़ की डेफिनेशन ही दी गई है कि जब एक या एक से ज़्यादा ऑर्गन्स या ऑर्गन सिस्टम्स हमारी बॉडी में
इफेक्टिवली वर्क नहीं करते हैं, एडवर्सली अफेक्टेड हो जाते हैं, मतलब प्रॉपरली फंक्शनिंग में नहीं होते हैं, तो उसी कंडीशन को हम बोलते हैं डिसीज़। इसमें हमें कुछ सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। तो डिसीज़ जो होते हैं वो मेनली उसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म होते हैं पैथोजेंस। किसी भी डिसीज़ को कॉज करने में कोई तो एग्जैक्ट कॉज होगा जिसकी वजह से वो डिसीज़ हो रही है, तो उसे हम बोलते हैं पैथोजेंस। अब डिसीज़ मेनली यहाँ दो टाइप की दी गई हैं आपके एनसीईआरटी बुक में, जो कि होता है इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस। इन्फेक्शियस डिसीज़ वो होती हैं जो कि एक ह्यूमन बीइंग को अगर हुई हैं तो वो दूसरे में ट्रांसमिट हो सकती हैं, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं इन्फेक्शियस कंडीशन। इनफेक्शियस कंडीशन होती है जिसमें अदर ह्यूमन बीइंग पर असर नहीं होता है। इसके कुछ एग्जाम्पल्स की बात करें अगर हम इन्फेक्शियस एंड अनइन्फेक्शियस की, तो यहाँ पे इन्फेक्शियस डिसीज़ आपकी हो जाएगी जैसे कि हमारी कॉमन कोल्ड हो गई, तो वो ईज़िली किसी में कम्युनिकेट हो जाती है, कोरोना हो गया हमारा। एंड नॉन इन्फेक्शियस में आते हैं हमारे डायबिटीज़ मेलाइटस हो गए, हाइपरटेंशंस हो गए, तो ये सब होते हैं नॉन इन्फेक्शियस। ये तो हमने बांटा है इसे इन्फेक्शन के बेस पे। अगर हम इसे बांटें कि कब ये हुआ है, तो एक होता है हमारा कंजेनाइटल और दूसरा होता है हमारा एक्वायर्ड। कंजेनाइटल वो होता है जो बचपन से होता है, मतलब जेनेटिक डिसऑर्डर जिसको हम बोलते हैं, बर्थ के टाइम से ही बच्चे में प्रेजेंट होता है, वो होता है कंजेनाइटल। एक्वायर्ड होता है जो बर्थ के बाद हो, तो एक्वायर्ड वाले के ही हमारे टाइप्स होंगे इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस। इन्फेक्शियस को फर्दर हम कहते हैं कम्युनिकेबल एंड नॉन इन्फेक्शियस को हम बोलते हैं नॉन कम्युनिकेबल। कम्युनिकेबल मीन्स जो ईजिली कम्युनिकेट कर जाए, मतलब अगर आप में हुआ है और आपने किसी को टच किया, आपके कांटेक्ट में कोई आया और अगले बंदे को हो गया, तो वो होती है हमारी कम्युनिकेबल डिसीज, मतलब ईजिली वो कम्युनिकेट हुई है। नॉन कम्युनिकेबल मतलब होता है जिसमें वो ईजिली किसी और को नहीं जा सकती है। एज लाइक आप हार्ट डिसीज़ बहुत सारी होती हैं, उनको ले सकते हैं, हाइपरटेंशन को ले सकते हैं, डायबिटीज़ मेलाइटस, एलर्जिक रिएक्शन। तो ये सारी ऐसी होती हैं जो कि अगले इंसान में आपके थ्रू नहीं जाएंगी। बट कुछ डिसीज़ जो इन्फेक्शंस होते हैं जैसे कि ट्यूबरकुलोसिस है हमारा, मलेरिया होता है, कॉमन कोल्ड्स होते हैं, तो ये सारे ईजिली कम्युनिकेट हो जाते हैं, तो ये होते हैं हमारे इन्फेक्शियस डिसीज़। अब बात करें हम वेरियस जो हमारे बुक में डिसीज़ दी गई हैं, कॉमन डिसीज़ जो दी गई हैं यहाँ पे, तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन उसका। तो कॉमन डिसीज़ ह्यूमन बीइंग में कैसे होती हैं, तो मेनली कुछ पैथोजेंस होते हैं लाइक बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, पैरासाइट्स, हेलमिंथीज एंड प्रोटोजोवंस। ये सारे कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो डिसीज़ को कॉज करवाते हैं। अब डिसीज़ को कॉज करवाने के लिए आपको इनमें से कोई भी पैथोजन अगर है तो आपकी डिसीज़ को आपकी हेल्थ को अल्टर करेगा और डिसीज़ को कॉज करेगा। तो ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उन्हें ही हम बोलते हैं पैथोजन। मोस्ट पैरासाइट्स जो होते हैं पैथोजन्स, वो हमारे मतलब वो किसी हॉस्ट चाहिए उनको लिविंग के लिए, मतलब वो खुद से नहीं रह सकते, उन्हें हॉस्ट चाहिए तभी वो रह पाते हैं। तो पैथोजन जो होते हैं अलग अलग मेथड से हमारी बॉडी में इंटर करते हैं और उनकी जो मॉर्फोलॉजी और फंक्शन होता है मेनली वो होता है कि पर्टिकुलर फंक्शंस को हमारे वो डैमेज करती हैं। पैथोजेंस अडॉप्ट करती हैं इन्वायरमेंट की, मतलब जो हॉस्ट का इन्वायरमेंट है सेम इन्वायरमेंट को वो अडॉप्ट करती हैं एंड हॉस्ट के अंदर जिंदा रहते हैं। तो सबसे पहला जो इन्फेक्शियस डिसीज़ आपको आपकी बुक में देखने को मिलेगा वो मिलेगा टाइफॉइड, जो कि एक इन्फेक्शियस डिसीज़ है। अब इन्फेक्शियस डिसीज़ भी कई टाइप्स के होते हैं, बैक्टीरियल डिसीज़, वायरल डिसीज़, प्रोटोजोवल डिसीज़, फंगल डिसीज़। तो ये जो टाइफॉइड फीवर है ये होता है आपका बैक्टीरियल डिसीज़, मतलब ये बैक्टीरिया की वजह से होता है। इसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म या पैथोजेनिक जो होता है, पैथोजेनिक बैक्टीरियम, उसका नाम होता है सल्मोनेला टाइफी। सल्मोनेला टाइफी मतलब जो टाइफॉइड को कॉज करवाता है। अब ये होगा कैसे, मान लीजिए ये पैथोजन जो होते हैं वो मेनली हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में इंटर करते हैं। तो ये होगा कैसे, मान लीजिए कि कोई कंटामिनेटेड फूड या वाटर था जो आपने इंटेक किया, उसी के थ्रू ये आपके इंटेस्टाइन में जाता है एंड वहाँ पे ये अफेक्ट करता है मेनली। इसका ट्रांसमिशन यही हमारा होता है कि फूड एंड वाटर से ही जाता है। अब इसमें सिम्टम्स आपको क्या देखने को मिलेंगे टाइफॉइड में, तो सस्टेन्ड हाई फीवर रहेगा, मतलब 39 से 40 डिग्री सेल्सियस तक कंटिन्यूस आपको फीवर देखने को मिलेगा। और जहाँ भी आपको फीवर देखने को मिले उसके सिम्टम्स से आप ऐड कर सकते हैं वीकनेस। अब अगर किसी की इम्यूनिटी वीक हो रही है, किसी को इन्फेक्शन हो रहा है या कोई डिसीज़ हो रही है, तो
वीकनेस तो उसे होगा ही होगा। तो यहाँ पे आपको वीकनेस देखने को मिलेगा, स्टमक पेन होगा पेशेंट का, कॉन्स्टिपेशन देखने को मिलेगा, हेडेक होगा, लॉस ऑफ एपेटाइट होगा। लॉस ऑफ एपेटाइट का मतलब होता है कि उसे भूख नहीं लगती है। एंड कुछ अदर सिम्टम्स भी होते हैं एज लाइक अगर सीवियर टाइफाइड है तो वहाँ पे इंटेस्टाइनल परफोरेशन देखने को मिलता है और उसकी वजह से पेशेंट की डेथ हो जाती है। इंटेस्टाइनल परफोरेशन का मतलब होता है इंटेस्टाइन में जो बैक्टीरिया होते हैं वो होल कर देते हैं। परफोरेशन का मतलब होता है होल करना, होल फॉर्मेशन। तो अगर बहुत सीवियर टाइफाइड का केस है और उसे हमने अनट्रीटेड छोड़ दिया, ट्रीट नहीं किया हमने, तो उस कंडीशन में जो टाइफाइड के बैक्टीरिया होते हैं वो डेथ भी कॉज करवाते हैं पेशेंट का, जो मेन उसका रीज़न होता है इंटेस्टाइनल परफोरेशन। अब विडाल टेस्ट, ये तो था हमारा टाइफाइड। अब टाइफाइड का हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? तो हर डिसीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए कोई एक स्पेसिफिक मेथड होता है। तो आपकी बुक में जो स्पेसिफिक मेथड दिया है या टाइफाइड के लिए जो स्पेसिफिक मेथड होता है वो होता है विडाल टेस्ट। विडाल टेस्ट जो होता है ये हम करते हैं ब्लड से। विडाल टेस्ट में हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि बैक्टीरिया जो है वो इन्फेक्शन कॉज किया है ब्लड में। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपकी बुक में और दिया है, मैरी मेलोन जो हैं उनका नाम है, जिनके नाम पे टाइफाइड मैरी जो थी उन्हीं के नाम पे इसका नाम टाइफाइड पड़ा है। सबसे पहले अगर हम बात करें टाइफाइड की तो ये एक कुक थी, जिन्होंने प्रोफेशन से एक कुक थी जिनको टाइफाइड था और उन्हें खुद को नहीं पता था, और इन्होंने बहुत सारे लोगों में बहुत सालों तक टाइफाइड को फैलाया था। तो इसीलिए इनका नाम बुक में आपके दिया गया है। तो आप इसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए याद रख सकते हैं। अब बात करें इसके ट्रीटमेंट की, तो ये एक बैक्टीरियल डिसीज़ है, तो इसमें हम एंटी बैक्टीरियल ड्रग्स देते हैं मेनली। एंड फीवर है यहाँ पे, तो हम फीवर के लिए एंटीपायरेटिक देते हैं एज लाइक पैरासीटामोल। तो ये पूरा आपकी डिसीज़ कंडीशन थी टाइफाइड। इसको एक बार रिकवर कर लेते हैं। टाइफाइड सल्मोनेला टाइफी की वजह से होता है, जो कि मेनली अगर हम बात करें कि हमारी बॉडी में एंटर कैसे होता है तो फूड एंड वाटर के थ्रू। अगर आपने कोई कंटामिनेटेड फूड या वाटर को इनटेक किया है तो उसकी वजह से आपकी बॉडी में ये जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन को मेनली ये अफेक्ट करता है। इसमें आपको सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, कंटिन्यूअस फीवर होगा, हाई फीवर, वीकनेस होगी, हेडेक होगा, एंड सीवियर केसेस में परफोरेशन देखने को मिलेगा इंटेस्टाइन में। परफोरेशन मीन्स होल हो जाएगा और उसकी वजह से पेशेंट की डेथ हो जाएगी। विडाल टेस्ट से इसे हम कंफर्म कर सकते हैं। ये था आपका टाइफाइड। सेकंड डिसीज़ आपके बुक में दी गई है निमोनिया। निमोनिया की बात करें तो निमोनिया एक लंग्स से रिलेटेड डिसीज़ है हमारी। इसमें भी ये भी आपकी बैक्टीरियल डिसीज़ ही होती है, जो कि बैक्टीरिया की वजह से होती है। इसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म होता है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। आप इसके नाम से याद रख सकते हैं, जैसे वहाँ था सल्मोनेला टाइफी एंड यहाँ है आपके पास स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। तो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी जो होता है वो निमोनिया को कॉज करता है, जिसके अंदर जो हमारे लंग्स होते हैं, हमें पता है ह्यूमन बीइंग में लंग्स होते हैं दो। लंग्स के अंदर छोटे छोटे एल्वियोलाई होते हैं जहाँ पे गैसेस का एक्सचेंज होता है। तो जो एल्वियोलाई होती है वहाँ पे आपको इन्फ्लामेशन देखने को मिलेगा। वहाँ पे मतलब बात करें कि कौन सा ऑर्गन यहाँ अफेक्ट होगा निमोनिया में, तो वो होगा लंग्स की एल्वियोलाई। अब ये ट्रांसमिट कैसे होगा? तो ये क्योंकि हमें पता है एक कम्युनिकेबल या इन्फेक्शियस डिसीज़ है, तो अगर ये किसी पेशेंट को हुआ है और आप उसके कॉन्टेक्ट में हैं, एज लाइक उसने वहाँ पे ड्रॉपलेट्स उसके हैं प्रेजेंट है इन्वायरमेंट में और आपने वहाँ सांस लिया, तो आपको हो सकते हैं। इन्फेक्शियस पेशेंट ने पानी पिया था ग्लास में या खाना खाया था, आपने उसका जूठा खा लिया, आपने उसकी चीज़ें यूज़ कर ली, उसके बर्तन यूज़ कर लिए, तो इन सारी कंडीशंस में आपको निमोनिया हो सकता है। तो इसका ट्रांसमिशन का सिंपल आप याद रख सकते हैं कि कॉन्टैक्ट विथ इन्फेक्शियस पर्सन, मतलब अगर इन्फेक्शियस पर्सन है उसको हुआ था और आप उसके कांटेक्ट में आए हैं तो ये आपको भी हो सकता है। अब इसके सिम्टम्स की बात करें जो आपकी बुक में दिया गया है कि इसमें क्या क्या सिम्टम्स होंगे, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा रेस्पिरेटरी रिलेटेड प्रॉब्लम्स। अब रेस्पिरेटरी रिलेटेड प्रॉब्लम्स में आपकी आएंगी कि क्योंकि ये लंग्स को अफेक्ट कर रहा है, मतलब यहाँ पे आपको शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ देखने को मिलेगा। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन एक्सचेंज नहीं हो पा रहा जिस अमाउंट में उसे होना था। एल्वियोलाई में इन्फ्लामेशन हुआ है और वहीं से ऑक्सीजन एक्सचेंज होता है, तो उसकी वजह से आपको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकते हैं। एंड कुछ अदर सिम्टम्स होते हैं जैसे कि फीवर होगा,
चिल्स होंगे, कफ होगा एंड हेडेक होगा। कुछ सीवियर केसेस में लिप्स एंड फिंगर्स, नेल्स जो होते हैं वो ग्रे या ब्लू कलर के आपको देखने को मिलते हैं। अब अगर एक हेल्दी पर्सन है तो वो इन्फेक्शन को कैसे इनहेल करेगा, तो जो मैंने आपको इसका ट्रांसमिशन मेथड बताया कि ट्रांसमिशन मेथड इसमें होता है ड्रॉपलेट के थ्रू इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आ पाए, उसके ग्लासेस आपने यूज़ किए, यूटेंसिल्स उसके बर्तन आपने यूज़ किए, या आप किसी भी तरह से उसे कांटेक्ट में आए, उसकी बैक्टीरिया आपकी बॉडी में इंटर किया, उसकी वजह से हो जाता है। अब इसमें कुछ अदर बैक्टीरियल डिसीज़ दिए गए हैं जो ह्यूमन के अंदर होते हैं, सिर्फ उनके नाम दिए गए हैं, तो आपको उनको डिटेल में पढ़ने की निर्णय। डिसेंट्री दी गई है, प्लेग दिया गया है, डिप्थीरिया। कुछ अदर ये बैक्टीरियल डिसीजेज हैं जो आपको आपकी बुक में देखने को मिलेंगी। अब यहाँ पे कुछ और डिसीज आते हैं जो कि वायरस की वजह से होती हैं। तो ये थी आपकी पहली वाली बैक्टीरियल डिसीज जिसमें आपने मेनली 2 डिसीज़ को डिटेल में देखा, एंड बाकी डिसेंट्री, प्लेग, डिप्थीरिया ये सब आपने सिर्फ यहाँ नाम जानने हैं आपको। फिर वायरल डिसीज़ की बात करें तो ऐसी डिसीज़ जो वायरस की वजह से होती हैं उन्हें हम बोलते हैं वायरल डिसीज़। अब वायरस भी कई टाइप के हो सकते हैं। तो फर्स्ट डिसीज़ आपके एनसीईआरटी में दिया गया है कॉमन कोल्ड। कॉमन कोल्ड आप सभी ने सुना होगा और सभी को मेनली हो भी जाता है। तो कॉमन कोल्ड जो होता है वो होता है राइनो वायरस की वजह से। इसमें एक और वायरस होता है कोरोना वायरस। कोरोना वायरस कोई नया वायरस नहीं है, ये बहुत पहले से प्रेजेंट है, जो कि मेनली हमारे कॉमन कोल्ड को कॉज करता है। तो कॉमन कोल्ड का एक कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म हमारा कोरोना वायरस भी होता है। बात करें कि ये कहाँ किस ऑर्गन पे अफेक्ट करेगा, तो ये अफेक्ट करता है हमारे अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम पे। रेस्पिरेटरी सिस्टम जब आपने पढ़ा होगा क्लास 11th में, तो आपने उसे 2 टाइप्स में डिवाइड किया होगा, अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो निमोनिया आपका लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम पे अफेक्ट करता है, एंड कॉमन कोल्ड जो होता है वो अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम पे अफेक्ट करता है। अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम मीन्स कि जो आपका नोज़ हो गया, लाइक फेरिंग्स हो गए, तो मतलब अपर एरिया में जो हैं वहाँ पे ये अफेक्ट करता है। बात करें कि ट्रांसमिट कैसे होता है, तो सेम जैसे आपका निमोनिया ट्रांसमिट हुआ था वैसे ही डायरेक्ट इन्हेलेशन से। अगर मतलब कोई पर्सन है जिसने कफ किया या स्नीज किया और आप वहाँ खड़े थे, आपने उसे इनहेल कर लिया उसके ड्रॉपलेट्स को, तो आपको हो जाएगा। कंटामिनेटेड ऑब्जेक्ट मतलब उसने कोई भी चीज़ को छुआ था, बुक्स हो गए, कप्स हो गए, कोई भी चीज़ उसने जो टच की थी, आप उसके कांटेक्ट में आए तो भी आपको हो सकता है ये। अब यहाँ पे बात करें कि और क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलेंगे आपको। ये तो था कि ये कैसे इंटर करता है बॉडी में। अब इनके सिम्टम्स की बात करें तो आप सभी ने कॉमन कोल्ड में देखा होगा, रनिंग नोज होती है, वाटरी आइज़ होती हैं, फीवर्स भी समटाइम होता है, सीवियर हेडेक्स होते हैं, हॉर्सनेसनेस देखने को मिलती है, कफ देखने को मिलता है, तो टायर्डनेस होती है, बहुत ज़्यादा थकान होती है। तो ये सारे कॉमन कोल्ड के सिम्टम्स होते हैं जो आप ईज़िली लिख सकते हैं पेपर में। ये कब तक रहता है, ये नॉर्मली 3 to 7 डेज़ तक का रहता है। इसका नॉर्मल जो मतलब पीरियड है तो वो 3 to 7 डेज़ है। ड्रॉपलेट जो होते हैं ये तो आपका हो गया। नीचे जो दिया है ये ट्रांसमिशन का मेथड दिया है कि कैसे कैसे ये ट्रांसमिट हो सकता है। उसने कोई भी चीज़ टच की और आप भी उसके कांटेक्ट में आए तो उससे आपको ये ईजिली हो जाता है। तो ये था आपके वायरल डिसीज जो एक ही दी गई है आपके बुक में, जो है हमारी कॉमन कोल्ड। नेक्स्ट टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो में लर्न करेंगे। होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।